आप सबका स्वागत है सिल्वर स्क्रीन बॉलीवुड हॉट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बैग फिल्म के बारे में। यह कहानी है एक जासूस की, जिसकी पत्नी भी एक जासूस है। एक दिन उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी अपने ही विभाग को धोखा दे रही है। सच्चाई जानने के लिए वह उसकी जासूसी करने निकल पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्ज नाम के एक एजेंट से। वह एक बार में अपने बॉस से मिलने जाता है। बाहर दोनों गुप्त रूप से बात करते हैं। बॉस कहता है, तुम्हारा शक सही था, हमारे विभाग में कोई गद्दार है। वह जॉर्ज को 5 नामों की एक लिस्ट देता है, जिनमें से एक नाम जॉर्ज की पत्नी कैथरीन वास का भी है। बॉस बताता है कि हाल ही में यूके से एक खतरनाक डिवाइस चोरी हुई है और वह काम किसी आम एजेंट का नहीं हो सकता। अगर यह गलत हाथों में गई तो बहुत से निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। जॉर्ज 1 हफ्ते का समय मांगता है ताकि वह खुद असली गद्दार का पता लगा सके। वह अपने बॉस से कहता है कि अभी यह बात किसी को न बताई जाए, लेकिन किसी ने उनकी सारी बातें सुन ली होती है। अब जॉर्ज प्लानिंग करने लगता है। वह खाना बनाता है और ऊपर जाकर कैथरीन से बात करता है। कैथरीन को भी पता है कि उनके विभाग एनसीएससी में कोई गद्दार है। जॉर्ज बताता है कि उसने 4 लोगों को डिनर पर बुलाया है ताकि वह सबकी असली सच्चाई जान सके। कैथरीन पूछती है, क्या तुम सब पर लाई डिटेक्टर टेस्ट करने वाले हो? जॉर्ज मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैंने कुछ और बड़ा सोचा है। मैंने खाने में एक दवाई मिलाई है जो सच्चाई निकलवाएगी। तुम मत खाना। थोड़ी देर बाद चारों मेहमान आ जाते हैं, जो जेम्स, क्लेरिसा और पासफर्ड, जो पति पत्नी है। डिनर शुरू होता है और बातचीत बढ़ती जाती है। कैथरीन बताती है कि उसने 2012 में इराक युद्ध के समय एक कोड लिखा था, जिससे दुश्मन का सिस्टम बंद हो गया था। क्लेरिसा हैरान रह जाती है क्योंकि वही उस कोड पर काम करती थी, पर उसे कभी नहीं पता चला कि वो कोड किसने लिखा था। फिर फड़ी बात करता है और बताता है कि जॉर्ज ने कभी उसके पिता की जासूसी की थी और उनके परिवार की बदनामी की वजह बना था। धीरे धीरे दवाई का असर दिखने लगता है। सब लोग सच बोलने लगते हैं। जॉर्ज माहौल को हल्का करते हुए कहता है, न्यू ईयर आने वाला है, चलो हम सब एक दूसरे के रिजोल्यूशन बताएं। जो कहती है कि जेम्स को प्रमोशन की चाह छोड़ देनी चाहिए। क्लेरिसा कहती है कि उसे शक है कि उसका पति फड़ी उसे धोखा दे रहा है। यह सुनकर फड़ी भड़क उठता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है, पर जॉर्ज बीच में बोलता है, नहीं, तुम्हारा अफेयर है, मैं सब जानता हूं। गुस्से में क्लेरिसा चाकू से फड़ी के हाथ में वार कर देती है। डिनर बीच में रुक जाता है और सब लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। बाद में जब कैथरीन और जॉर्ज बचे हुए खाने को पैक कर रहे होते हैं, कैथरीन कहती है, तुमने शायद दवाई ज्यादा डाल दी थी। सब बहुत ज्यादा सच्चाई उगल रहे थे। इतना कहकर वह चली जाती है। जॉर्ज को कूड़ेदान में एक मूवी टिकटर मिलता है। उस पर वही तारीख लिखी है जिस दिन कैथरीन ने कहा था कि वह काम पर जा रही है। अब जॉर्ज का शक और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन जॉर्ज कैथरीन से पूछता है कि वह उस दिन कहां थी। कैथरीन कहती है कि वह काम पर गई थी। जब जॉर्ज मूवी टिकट का जिक्र करता है तो कैथरीन साफ कहती है कि उसने उस फिल्म के बारे में सुना तक नहीं। जॉर्ज चालाकी से अपना आईडी कार्ड उसके पर्स में डाल देता है और फिर ऑफिस जाकर कहता है कि उसका कार्ड खो गया है, इसलिए उसे एक नया अस्थायी कार्ड चाहिए। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात फड़ी नफोडी से होती है, जो बताता है कि रात उनके बॉस की रहस्यमय मौत हो गई। वो बस ड्रिंक कर रहा था और अचानक गिर पड़ा। फड़ी पूछता है कि क्या बॉस ने उसे किसी केस के बारे में कुछ बताया था, लेकिन जॉर्ज कुछ नहीं बताता क्योंकि वह खुद उस केस में संदिग्ध है। कैथरीन से कार्ड लेने के बहाने जॉर्ज उसके ऑफिस में जाता है। वह ग्लव्स पहनकर उसके कंप्यूटर को चेक करता है और देखता है कि जिस दिन कैथरीन ने कहा था कि वह बाहर काम पर थी, वास्तव में उस दिन उसका ट्रिप ज्यूरिक का था। वह उस जगह के कोऑर्डिनेट्स नोट करता है और निकल जाता है। उधर कैथरीन अपनी मीटिंग खत्म कर साज्जादी जोई बास के पास जाती है, जो विभाग की डॉक्टर है। जोई हर एजेंट की मेंटल हेल्थ की जांच करती है। वह कैथरीन से पूछती है कि सब ठीक है या नहीं, नींद आ रही है या नहीं।
कैथरीन बताती है कि उसे नींद नहीं आती, इसलिए वह दवाई लेती है। जोई कहती है कि उसकी डोज बहुत कम है और अगर वह सच बोल रही है तो चिंता की बात नहीं। दूसरी तरफ जॉर्ज जंगल के बीच नदी किनारे पहुंचता है। वह मछलियां पकड़ने बैठता है क्योंकि उसे वहीं जाकर सोचने की आदत है। वह सारे शक के लोगों के बारे में सोचता है। तभी उसे दिखता है कि कोई गाड़ी आकर रुकी है। वह जेम्स होता है। जेम्स बताता है कि फाइनेंस विभाग को एक सुराग मिला है। उनके सिस्टम में 20 साल पहले मार्गेट होल नाम की लड़की के नाम से एक नकली अकाउंट बना था और अब हाल ही में उस अकाउंट से 7 मिलियन ईच ट्रांजैक्शन हुआ है। वो पैसे भेजे गए हैं ज्यूरिक। अब यह पता लगाना है कि यह ट्रांजैक्शन किसने किया। यह सुनकर जॉर्ज घबरा जाता है क्योंकि हाल ही में ज्यूरिक गई थी उसकी पत्नी कैथरीन। अब उसे शक होने लगता है कि कहीं वही तो गद्दार नहीं। शाम को वह कैथरीन को उसी मूवी को दिखाने ले जाता है जिसकी टिकट उसे कूड़ेदान में मिली थी। पूरी फिल्म के दौरान वो बस उसे देखता रहता है, लेकिन उसके रिएक्शन से उसे समझ आता है कि वह यह फिल्म पहली बार देख रही है। घर लौटकर जॉर्ज क्लेरिसा मिंग से मिलने जाता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पता चलता है कि पिछले झगड़े के बाद भी क्लेरिसा और फड़ी साथ है। जॉर्ज कहता है, तुम सर्विलांस डिपार्टमेंट में हो, तुम्हें कैमरों की पूरी पहुंच है। मुझे कुछ देर के लिए एक कैमरे का एंगल बदलवाना है ताकि कोई न जाने कि मैं कहां हूं। पहले तो क्लेरिसा मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। सुबह सुबह जैसे ही वह कैमरे का डायरेक्शन बदलती है, जॉर्ज उसके पास आता है और उसे वही ज्यूरिक का कू नर्डिनेट दिखाता है। कहता है, मुझे दिखाओ वहां क्या चल रहा है। करिसा कहती है कि तुम्हारे पास बस 3 मिनट 25 सेकंड का वक्त है। वो लोग अब कैमरे को झूम करते हैं। उन्हें एक डेस्क नजर आता है जहां पर आकर के बैठती है अब कैथरीन। कैथरीन को देखने के बाद करिसा खुश हो जाती है। उसे लग रहा है कि कैथरीन का भी कहीं अफेयर चल रहा है। तभी एक आदमी आकर के बैठता है उसके बगल में। जब ये लोग फेशियल रिकॉग्निशन को चालू करते हैं, इन्हें पता लगता है इस आदमी का नाम है आंद्रे डके और ये एक अर्शियन माइस है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तब जॉर्ज कहता है कि यही का इस्तेमाल करो और इनका लीबर करो कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। तब इन्हें पता लगता है कि ये लोग किसी मनी ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। करिसा जितना ज्यादा हो सके डाटा को सेव करती है, मगर अंत में इनका सिस्टम लॉक हो जाता है क्योंकि 3 मिनट के बाद सारे लोगों के स्क्रीन पर ये चीजें आ जाएंगी। अब एक इमेज अटकी हुई है। करिसा पैनिक करने लगती है। तब जॉर्ज उसे समझाता है कि सारे सिस्टम को लॉग आउट कर दो। फड़ी ने भी अपने सिस्टम पर कुछ इमेजेस को देखा है। वो तुरंत जॉर्ज को बुलाता है। तभी इन्हें पता लगता है कि इनके बॉस ने एक मीटिंग बुलाई है। इनके बॉस का नाम है आर्थर। आर्थर सबको स्क्रीन पर एक रशियन आदमी को दिखाता है जिसका नाम है वादिम होस। वो बताता है कि वादिम कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहा है और उसका इस काम में मदद कर रहा है आंद्रे नाम का आदमी, वही आदमी जिसके साथ कैथरीन को देखा था जॉर्ज ने। आर्थर कहता है कि आज सबसे बड़ी गलती हुई है। हमारे सैटेलाइट ने वादिम पर नजर रखी हुई थी, लेकिन आज हमारा सिस्टम ऑफलाइन हुआ था 3 मिनट 25 सेकंड के लिए और इतनी ही देर में वादिम गायब हो गया। यानी हमारे डिपार्टमेंट से कोई उसकी मदद कर रहा है। इस बात को सुनते ही जॉर्ज को एहसास होता है कि आज उसने जो किया है, अनइंटेंशनली उसने वादिम की मदद कर दी। अब आर्थर सारे लोगों को भेज देता है और यहाँ पर जॉर्ज और फ्रेडी को रोक लेता है। वो कहता है कि अगर वादिम मॉस्को पहुंच गया तब वह क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमने एक वायरस बनाया था जिसका नाम है सीविया। उस वायरस का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो वह किसी भी न्यूक्लियर हथियार को तबाह कर सकता है, पर अगर वह गलत हाथों में चला गया तो वह लोग उसका उल्टा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट से इसी वायरस को गायब किया गया है। तो जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को ढूंढना है कि वो वायरस कहां पे है और किसने यह काम किया है। अब जब जॉर्ज बाहर आता है तब वो डरने लगता है। उसे पता है कि उसने जो कुछ भी किया है क्लेरिसा के साथ मिलकर किया है और क्लेरिसा कभी भी बता सकती है फड़ी को ये बातें, और ऐसा ही होता है।
जैसे ही कैथरीन वापस आती है, फ्रेडी जाकर के उससे बात करता है और कहता है कि जॉर्ज के लिए चीजें खराब होने वाली है। अगर वादिम मॉस्को पहुंच गया तो डिपार्टमेंट सबसे पहले जॉर्ज को पकड़ेगा और जॉर्ज लंबे समय के लिए जेल भी जा सकता है। वो इस बात को कभी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि वो तुम्हें देख रहा था और आखिर वो तुम्हें क्यों देख रहा था। यहां पर अब कैथरीन को यह बात पता लग जाती है कि कहीं ना कहीं जॉर्ज को उसके ऊपर शक हो गया है। रात में जब वह उसके पास सोने आती है तो देखती है कि जॉर्ज बहुत ही ज्यादा निराश है। तब पहली बार ये दोनों बात करते हैं। जॉर्ज कहता है कि मुझे अब एहसास हो रहा है कि कोई मुझे सेटअप कर रहा था। उन्हें यह बात पता थी कि मैं क्या करूंगा और मैं 3 मिनट के लिए इस सिस्टम को ऑफलाइन कर सकता हूं और उसी समय वादिम को भागना है। कैथरीन कहती है कि यह सब कुछ सेटअप था, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अगर आगे कार्यवाही होती है तब सबको लगेगा कि तुम गद्दार हो और अगर उन लोगों ने मेरी इमेजेस को देखा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मगर हम दोनों चुप नहीं बैठ सकते, अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जॉर्ज अपनी प्लानिंग को शुरू कर देता है। अगले दिन वह जैसे ही फिशिंग के लिए जाता है, जेम्स को बुलाता है साथ चलने के लिए। बीच नदी में वह जेम्स से कहता है कि जो भी गद्दार है मैं उनके ऊपर लाइट डिटेक्टर टेस्ट करने वाला हूं। जेम्स उससे कहता है कि तुम्हारा शक किसके ऊपर है। इन बातों को सुनते ही जॉर्ज शांत हो जाता है। जेम्स कहता है कि मैंने अपनी भी इन्वेस्टिगेशन की है। मुझे पता लगा कि मार्गरेट नाम का इस्तेमाल कैथरीन ने किया था। उसके बाद डिपार्टमेंट ने उस नाम को बदल दिया, मगर फिर भी वह नाम वह इस्तेमाल करती आई है। अब जॉर्ज को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैथरीन भी काम पर लगी है। वो सबसे पहले आंद्रे को ट्रेस करती है। उसके बाद कैथरीन जाकर मिलती है CIA के एक एजेंट से और उसे बताती है कि जब वह आंद्रे से मिली थी तब उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस उसके कपड़ों पर लगा दिया था। वह सारे कोऑर्डिनेट्स उन्हें दे देती है और CIA को यह बात भी बताती है कि वादिम उनके लिए खतरा है। वादिम के भी कोऑर्डिनेट्स अब उनके पास है। CIA वक्त नहीं गवाता और उन दोनों को खत्म कर देता है। यह कैथरीन ने इसलिए किया ताकि इस केस का सिरा खत्म हो जाए और अब किसी को भी उस पर शक न हो कि वह आंद्रे से मिली। यहां से निकलने के बाद वह सीधा पारदर्शी तरफ आर्थर वुड कहती है कि मुझे पता है कि तुमने फंसाने की कोशिश की है मुझे और मेरे पति को। बिना तुम्हारी मर्जी के डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हो सकता। तुमने वह सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स इधर से उधर किए हैं और तुम मिले हुए हो वादिम से। आर्थर कहता है अब तुम इस चीज को कभी प्रूफ नहीं कर पाओगी कि मैंने तुम दोनों को फंसाने की कोशिश की। कैथरीन जवाब देती है मैं इस बात को प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे प्लान को खराब जरूर कर सकती हूं। अगर हो सके तो CIA के ड्रोन को ट्रेस करने की कोशिश करना। तभी हम CIA के ड्रोन को देखते हैं जो वादिम और आंद्रे दोनों को एक साथ मार देते हैं। यानी अब आर्थर की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ अब जॉर्ज कास अपने काम पर लगा हुआ है। वो एक एक करके सबका पडलाइट डिटेक्टर टेस्ट टर्मिनल ले रहा है। वह सबके ग्राफ को देखता है कि सबके इमोशनल ग्राफ ऊपर नीचे जा रहे हैं। मगर जैसे ही वह सिक क्लेरिसा उवास के पास आता है, देखता है कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल अलग लेवल पर है, जिसमें कोई भी जंप नहीं है। वो समझ जाता है कि क्लेरिसा ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं कि अपने इमोशन पर कैसे काबू पाना है जब लाइट डिटेक्टर टेस्ट चल रहा हो। वह किसी को भी यहां पर पकड़ नहीं पाता, मगर उसे पता है कि अगर आर्थर गद्दार है तो डिपार्टमेंट से कोई ना कोई उसका साथ दे रहा था और उसे इन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना है। अब वह फिर से सबको बुलाता है डिनर टेबल पर। जब सारे लोग आते हैं तब कैथरीन बंदूक निकालकर सामने रखती है और कहती है आज यहां से कोई एक जिंदा नहीं जाने वाला है। जॉर्ज जितने भी सवाल पूछे उसका सीधा सीधा जवाब देना है। तभी जोइन की नजर नीचे ब्लीरक हुन पर पड़ती है। वह देखती है कि रग बदल दिया गया है, यानी ये लोग सीरियस है। रग को इन लोगों ने इसीलिए बदला है ताकि अगर नीचे खून गिरे तो किसी को कुछ पता ना लगे। अब जॉर्ज सवाल पूछना शुरू करता है। सबसे पहले वो फ्री काजिन से पूछता है
तुम्हारा और जोई का अफेयर कब से चल रहा है? इस बात को सुनते ही क्लेरिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि फड़ी का अफेयर जोई के साथ चल रहा है। फड़ी कहता है 7-8 सप्ताह से, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने झूठ बोला तो कुछ भी हो सकता है। फिर वो क्लेरिसा से एक के बाद एक सवाल पूछता है। क्लेरिसा भी सही जवाब देती है। अब बारी आती है जैक का जॉय और मिक का जेम्स वेकोजात की। सबसे पहले वो जेम्स से पूछता है, तुमने मूवी की टिकट क्यों फेंकी थी डस्टबिन में, ताकि मैं अपनी पत्नी पर शक करूं? जेम्स कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। तब जॉर्ज उसकी पूरी प्लानिंग बताता है। जेम्स हमेशा से मिला हुआ था आर्थर के साथ। जेम्स ही वो बंदा है जो वायरस को चुरा रहा था, और उसने जानबूझकर कैथरीन को ट्रिक किया ताकि कैथरीन ज्यूरिक जाए और जाकर आंद्रे से मिले। और उसने मुझे भी फ्रेम किया ताकि मैं कैथरीन पर शक करूं और उसी टाइम सिस्टम को हैक करके ऑनलाइन कर दूं, जिससे वादिम को भागने का समय मिल जाए। और उसके बाद पूरा डिपार्टमेंट मुझ पर शक करे, क्योंकि जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि सिस्टम को ऑफलाइन मैंने किया था। ये थी जेम्स की मास्टर प्लानिंग कि वो मुझे भी फंसाए और कैथरीन को भी। इन बातों को सुनकर अब जेम्स गुस्से में आ जाता है। वह उठकर खड़ा होता है और बंदूक तान देता है दोनों पर और कहता है, हाँ, यह सब कुछ मैंने किया है। तब उसे पता लगता है कि जॉर्ज उसके साथ खेल रहा था। दरअसल जॉर्ज ने ये सारी बातें सिर्फ गेस की थी। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मगर अब जेम्स ने खुद सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, और उसे यह भी नहीं पता कि इन लोगों ने वहां एक कैमरा लगाया हुआ है। अब उनके पास पुख्ता सबूत है। जेम्स घबराता है और गोली चला देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियां भी नकली है। इन लोगों ने पहले ही बदल दी थी। अब कैथरीन सीधा गोली मारती है जेम्स के सिर में। जेम्स की लाश यहीं गिर जाती है। ये लोग उसकी लाश को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। सारे लोग शॉक में हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने सही किया है। अगर ये लोग जेम्स को नहीं मारते तो डिपार्टमेंट का आर्थर भी बिक चुका है। वो लोग कभी ना कभी इन्हें फंसा देते। मगर अब इनके पास एक पुख्ता सबूत है जिससे यह दोनों अपने आप को बचा पाएंगे। आर्थर को भी पता है कि वह गलत है, इसलिए वह केस को आगे नहीं बढ़ाता और जेम्स को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। उसे पता है कि अगर यह केस रीओपन हुआ तब बात उसके तक भी आ सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज और कैथरीन ने दोनों पहले की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अब उनकी जिंदगी नॉर्मल हो चुकी है। फिर इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।